नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब देंगे policybazaar.com के अनुज भागिया। आपका स्वागत है अनुज शो पर। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हैदराबाद से हमारी पहली दर्शक प्रेरणा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई है। नमस्कार प्रेरणा, पूछिए अपना सवाल। मैंने आपको ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा है। मैंने 2 अवीवा के प्लान लिए हुए हैं। एक अवीवा न्यू लाइफलाइन है और दूसरा है अवीवा न्यू पेंशन प्लस। जी। तो अवीवा न्यू पेंशन प्लस में प्रीमियम मैं 1 लाख दे रही हूँ और मैं 3 प्रीमियम दे चुकी हूँ जी। और आज के डेट में उसका फंड वैल्यू है 2,21,705 रुपए। एंड जो दूसरा है अवीवा न्यू लाइफलाइन, उसमें मैं 25-25 हजार करके प्रीमियम 3 दे चुकी हूँ। 75,000 का जो फंड वैल्यू अभी है वो 49,917 है जी। अब मुश्किल है कि अगस्त में मुझे दोनों के प्रीमियम भरने हैं। तो चूंकि मेरा फंड वैल्यू इतना कम हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आगे अगला प्रीमियम दूं या निकल जाऊं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि फंड काफी नीचे चले गए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है कि सब में बहुत सारे सेक्टर्स दिए हुए हैं कि आप इस फंड में डालिए, इंडेक्स फंड है, इनहैंसर फंड है जी। तो ये समझ में नहीं आता है कि किस फंड में कब किस फंड में स्विच करना है, क्योंकि स्विचिंग के भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपसे तो यहाँ पूछना चाहेंगे, आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये पॉलिसीज खरीदी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। पेंशन प्लस प्लान आपने यहाँ पर लिया है, क्या रिटायरमेंट प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए लिया है? हाँ। ठीक है, अब आपके सवालों के जवाब हम यहाँ पर लेते हैं अनुज से। अनुज, सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम जो पेंशन प्लस प्लान है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। कैसा है ये प्लान और क्या करना चाहिए इसमें प्रेरणा को? जी देखिए कविता, ये जो प्रेरणा ने प्लान लिया है अवीवा का पेंशन प्लस प्लान, ये एक पुराना तरीके का यूरोप पेंशन प्लानिंग प्लान था जो 30 सितंबर की गाइडलाइन से 30 सितंबर 2010 की गाइडलाइन से पहले आया था। इसके अंदर कंज्यूमर को कोई एक इनहेरेंट बेनिफिट एज एन गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते थे, बट ये आपकी वेल्थ बिल्डिंग बड़ी अच्छी तरह कराता था। आपको देखिए, अब जब भी एक पेंशन प्लान का एक आप प्लान लेते हैं तो आपको इसमें लंबे समय तक की प्लानिंग का स्कोप रखना चाहिए, मतलब लंबे समय का तक आपको इसमें रहना चाहिए। लंबे समय से मेरा मतलब है 15 से 20 साल से ज़्यादा। आपको शॉर्ट टर्म गेन्स या लॉसेस एक पेंशन प्लान में नहीं देखने चाहिए, बिकॉज एक पेंशन प्लान जो कि यूलिप भी आप जैसे उन्होंने यूलिप लिया है पेंशन प्लस, यूलिप सारे फ्रंट लोडेड होते हैं। सिमिलरली अवीवा का पेंशन प्लस भी डिफरेंट नहीं है। इसके अंदर लगभग 25% तक आपके चार्जेस फर्स्ट ईयर में ही कट जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फंड वैल्यू है काफ़ी नीचे गिर जाती है, जो कि प्रेरणा भी देख रही हैं जी। तो अगर मैं देखूं तो एक तरीके से इनका डरना जायज़ है कि मेरा फंड वैल्यू मेरे फंड्स जितना ही नहीं है, तो मैं आगे क्या करूं क्या ना करूं। तो मैं इनको यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि अब प्रेरणा, जब आपने प्लान लिया था तो आपने ये चार्जेस देखे थे कि नहीं देखे थे? अगर नहीं देखे थे और अगर आपको ये आपके इंश्योरेंस एजेंट ने नहीं बताया था तो आप एक बार जाके दोबारा अवीवा से पूछ सकती हैं कि यार मेरे यहाँ पे मिस सिले का केस लग रहा है, आप मेरी कुछ हेल्प करिए। प्रेरणा हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या प्रेरणा, आपने ये चार्जेस, आपको पता था इन चार्जेस के बारे में? क्या आपके एजेंट ने बताया था? आपने कैसे ली थी ये पॉलिसी? नहीं, मुझे ये मालूम था कि फर्स्ट 3 इयर्स काफी प्रीमियम एलोकेशन चार्ज और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज ये सब काफी कटते हैं फर्स्ट 3 इयर्स में। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि फर्स्ट 3 इयर्स मेरा ये खत्म हो चुका, ये चौथा साल होगा यदि मैं प्रीमियम दूंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये जो 25-25 हजार कट रहे थे, ये प्रीमियम एलोकेशन चार्ज फर्स्ट 3 इयर्स में एवरी ईयर 25,000 कट रहे थे। तो अब मुझे लगता है कि शायद मैं यदि आगे कंटिन्यू करूं और ये कम हो जाए तो शायद मेरा फंड वैल्यू बढ़े, क्योंकि एजेंट ने तो मुझे बताया था कि 3 साल है, पर उन्होंने पक्का ये दिलाया था कि आपका फंड ग्रो करेगा। बिल्कुल अनुज, इन्हें पता था कि इतने चार्जेस लगेंगे। अब आपका क्या कहना है? जी देखिए कविता, प्रेरणा जी, आपको मैं ये कहना चाहूँगा, जब आपको पता था ये बात कि आपके चार्जेस ज़्यादा हैं तो आपको या तो उस टाइम प्लान नहीं लेना चाहिए था, या आप उस टाइम पे सोच सकते हैं कि आपको कोई और प्लान लेना हो। बट रिटर्न्स इस प्रोडक्ट के अंदर मिलेंगे नहीं मिलेंगे आपको कोई एजेंट गारंटी नहीं कर सकता, बिकॉज एक यूनिट लिंक प्लान है और इसके जितने भी रिटर्न्स हैं मार्केट के वेरिएबल रिटर्न्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे दूसरा आपको काउंटर ऑफर दूँ, अगर हम देखें कोई भी 15 से 20 साल का टेन्योर
मैं देखूं जहाँ पे मैं अगर अपने फंड्स मैंने अपने एक स्टॉक मार्केट में लगा रखे हैं तो वहाँ पे मुझे कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिले हैं। एक लॉन्ग टाइम के ऊपर आप देखिएगा, अगर आप कभी फंड्स इन्वेस्ट करती हैं तो आपको कोई भी फाइनेंशियल प्लानर यही बताएगा कि आप अपना इन्फ्लेशन का रिस्क और जो भी थोड़ा लॉस का रिस्क होता है उतना बिल्कुल हेज कर देती हैं, बिकॉज आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर मैं ये प्लान भी देखूं, अगर आप 20 साल के लगभग इन्वेस्ट कर रहे हैं पेंशन प्लस में, तो आपको 6% के रिटर्न्स के हिसाब से लगभग आपको 40 से 50 लाख का रिटर्न आपको दे देगा 20 साल के बाद, जो कि एक डिसेंट कॉर्पस है। और आपको मेरे ख्याल से आपकी जो बेनिफिट इलस्ट्रेशन मिली होगी पॉलिसी बॉन्ड के साथ, उसमें भी यही अमाउंट मेंशन होना चाहिए। तो क्या अनुज इनको बने रहना चाहिए इस प्लान में? जी, मेरे हिसाब से इनको प्लान में, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया है तो इनको प्लान में बने रहना चाहिए। प्लान के अंदर आपको 11वें साल से एडिशनल बेनिफिट्स और लॉयल्टी एडिशंस भी मिलेंगे, जिससे आपके प्लान्स में थोड़ा टॉप अप हो जाएगा और जितना आपने लॉस आपने करा होगा पहले 3 साल में, आप थोड़ा उसको और गेन कर पाएंगी। और प्लस 5वें साल से इस प्रोडक्ट के अंदर चार्जेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको ऑलमोस्ट सारा अमाउंट पूरा आपको फंड वैल्यू में जाता है, जिससे आपकी फंड वैल्यू को काफ़ी इम्पेटस मिलता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस प्लान में बने रहिए प्लीज़। ठीक है। तो प्रेरणा, जहाँ तक इस पॉलिसी की बात है, इस प्लान की बात है, यहाँ पर आपको 11 साल से सारे फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे और 5 साल से जो आपके चार्जेस है उनमें थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अगर आपने इन्वेस्टमेंट के नजरिए से इसमें पैसे डाले हैं, जैसा कि आपने बताया था चर्चा में शुरुआत में, तो आपको बने रहने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। लेकिन अनुज, यहाँ पे न्यू लाइफलाइन प्लस की पॉलिसी भी है, उसको लेके क्या करें यहाँ पर प्रेरणा? जी देखिए, न्यू लाइफलाइन पॉलिसी ये भी एक सिमिलर पेंशन प्लस की तरह, ये भी एक नॉर्मल वेल्थ बिल्डिंग यूलिप है। हालांकि एक इसको पेंशन प्लान नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके अंदर एलोकेशन फर्स्ट डे से 100% है, बट इसके अंदर जो इसके पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। लगभग 4% पर मंथ के हिसाब से इसमें पॉलिसी एडमिन चार्जेस कटते हैं, जिसकी वजह से इनको अब दोबारा यहाँ पे इनका फंड वैल्यू लो दिख रहा है। बट 3 साल के बाद अगर हम देखें तो इसका ये फंड वैल्यू, इसके जो पॉलिसी एडमिन चार्ज हैं ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो इनको भी अब 4 साल ऑनवर्ड्स इनका पैसा काफ़ी लगेगा और 6 साल तक ये देख सकती हैं कि इनका पैसा जो है लगभग इनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बराबर आ जाएगा। अगर 6 से 7 साल के बीच में 5 से 10% के लॉस में चल रही हैं तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा लॉस है तो उसके बाद ये अपने प्लान सरेंडर करने का सोच सकती हैं, बिकॉज उसके बाद सरेंडर चार्जेस भी जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल और 2 साल आपको इसमें बने रहने की सलाह दी जा रही है। उसके बाद आप जो है रीइवैल्यूएट कर सकती हैं अपना पोर्टफोलियो और बाद में निर्णय ले सकते हैं। प्रेरणा, उम्मीद करते हैं आपके सवालों के जवाब हमने यहाँ पर दे दिए होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चर्चा का विषय निकल कर आता है अनुज, यूलिप जो प्लान होते हैं वो कई तरह के जो फंड्स होते हैं उनमें हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। तो आप ये समझाइए किस तरह से वो फंड सिलेक्शन करना चाहिए? जी देखिए, आपका जो भी एक यूलिप होता है उसके अंदर टेक्निकली 3 तरीके के प्लान होते हैं। एक होता है डेट फंड, एक होता है इक्विटी और एक होता है निफ्टी फंड। तो आप जितना भी आप रिस्क लेते हैं उसके हिसाब, उसमें डेट होता है, इक्विटी होता है और एक मिड कैप फंड होता है। तो आपका जिस हिसाब से भी रिस्क होता है उसके हिसाब से आपका रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। डेट मतलब कि आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़े स्टैग्नेंट रिटर्न्स मिलेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे वो एज कम्पेयर टू इक्विटी, बिकॉज डेट फंड के अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी उसे फर्दर इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स में, जहाँ पे आपको गारंटी रिटर्न्स मिलती कंपनी को मिलते हैं और कंपनी वो सेम आपको पास ऑन करती है। तो इसके अंदर आप जब भी देखें लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न इसमें 6 से 7% से ऊपर नहीं जाएंगे। मिड कैप फंड्स काफ़ी वॉलेटाइल होता है, बिकॉज ये मिड साइज कंपनीज में होता है। मिड साइज कंपनीज के फंड्स आइदर काफ़ी तेज़ी से जूम करते हैं या एकदम नीचे आते हैं, तो ये काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, काफ़ी रिस्की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अगर आपका रिस्क कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है तो इसको मिड कैप में करिए। आप देखेंगे इसमें आपको शॉर्ट टर्म में काफ़ी गेंस मिलेंगे या लॉस होंगे, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न्स दिखाएंगे। फिर लास्ट होता है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स इन्वेस्ट करता है बीएसई या निफ्टी में लिस्टेड कंपनीज के अंदर, मतलब कि लार्ज स्टॉक कंपनीज के अंदर। इसके अंदर भी हम देखें रिटर्न्स, तो इसका रिटर्न आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लगभग 10 से 15% के ऊपर आपकी पॉलिसी के अंदर दिखेगा ही दिखेगा। बिल्कुल अनुज, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखकर आप फंड सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अनुज, कई बार ऐसा होता है कि एक फंड लेने के बाद कई बार उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं होती है, तो फिर मन करता है उसे स्विच करने का। तो स्विचिंग का प्रोसेस यहाँ पर क्या है? देखिए, स्विचिंग का कंसेप्ट ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको आजकल अनलिमिटेड फ्री स्विचेस देती है। स्विचेस का मतलब ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में आप गिराव देख रहे हैं और आप एक मिड कैप फंड में इन्वेस्टेड हैं और आपको थोड़ा अपना रिस्क कम करना है, तो अपना मिड कैप फंड से अपना थोड़ा पोर्टफोलियो 100% लगभग 50% आप डेट में शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत अपसाइड तो मिले बट आपका कुछ अमाउंट ऑफ फंड सिक्योर रहे। तो जैसे जैसे स्टॉक मार्केट का मूवमेंट आपको लेकिन इसके अंदर मॉनिटर करना रहता होता है और उससे आपसे स्विचिंग करनी होती है। आप डेट से इक्विटी में कर सकते हैं, इक्विटी से वापस डेट में आ सकते हैं,
बट आपको ज़रूर देखना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट का चढ़ाव किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर आपको फंड सिलेक्शन करना है और उसी को ध्यान में रख के उसी की मूवमेंट ट्रैक करके आपको अपने फंड को स्विच भी अगर करना है तो आप उसी मुताबिक करिएगा। इसी के साथ फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आगे हम लेंगे आपके और भी सवाल। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है और आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं PolicyBazaar.com के अनुज भागिया। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। यहाँ पे सत्यप्रिया साहू हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार, बताएं आप कहाँ से हैं और आपका सवाल क्या है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। मेरा एज 28 है जी। एक्चुअली मैं एक टर्म प्लान लेना चाहता हूँ और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ। अच्छा। टर्म प्लान करीब 50 लाख का। 50 लाख का। आपकी आय क्या है सालाना? इनकम? हाँ जी, इनकम 25। ओके, 25 lakhs per annum, right? नो पर मंथ 25,000। ओके ओके, ठीक है। आपको 50 लाख का टर्म कवर चाहिए और आप हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए लेना चाहते हैं या अपने परिवार के लिए? या मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए लेना चाहता हूँ। आपके पास फिलहाल कोई हेल्थ कवर है? हाँ, मेरे पास मेरा कंपनी का भी एक हेल्थ कवर है, वो उसका 1.5 लाख से कवर। सो उसी के अलावा और एक मैं प्लान लेना चाहता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस का। आपके पेरेंट्स की एज क्या होगी? 45 प्लस बोथ। 45 प्लस बोथ। ठीक है, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर लेते हैं अनुज से। अनुज, सबसे पहले तो इन्हें अपने लिए एक टर्म प्लान लेना है। 50 लाख के आसपास का टर्म कवर ये चाहते हैं। क्या रेकमेंड करेंगे आप? सत्यप्रिया, अगर आपको एक वो चाहिए अपने लिए, आपको अपने लिए टर्म प्लान चाहिए तो आप भारतीय एक्सा का प्लान देख सकते हैं। ई प्रोटेक्ट काफ़ी अच्छा प्लान है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप या तो एकॉन रिलीजिए लाइफ इंश्योरेंस का आइटम लीजिए या अवीवा का आई लाइफ लीजिए। आपको ये दोनों में इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि इन दोनों प्लान्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ऐड करने का। अब राइडर का कॉस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ता है पॉलिसी के हिसाब से, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है और प्लस आपको एडिड प्रोटेक्शन देता है कि अगर कुछ भी हो जाए आपको कल को, तो ये आपकी पॉलिसी में थोड़ा और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके परिवारजनों को देता है या थोड़ा वो तो एक फाइनेंशियल डिपेंडेंस कम करता है। तो आपको ये दोनों प्लान में से इन दोनों प्लान में से इन तीनों में से कोई भी ले लेना चाहिए। अगर आप भारतीय एक्सा का लेते हैं, प्रेफर करते हैं आप, फिर उसके साथ ज़रूर एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ज़रूर लीजिएगा। अगर मैं देखूं आपको 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस चाहिए तो आपका लगभग प्रीमियम पड़ेगा 3900 रुपीज़ से लेकर 4500 के बीच तक में, और आपको इसमें काफ़ी अच्छे प्लान्स मिल जाएंगे। बट आप ज़रूर देखिएगा कि इसके अंदर आप एक राइडर ज़रूर ऐड करें, पर्सनल एक्सीडेंट। अब आपने कहा है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी चाहिए। इट्स अ वेरी, आपका जो थॉट है बहुत अच्छा थॉट है कि आप अपने एम्प्लॉयर के ऊपर का एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, बिकॉज कल को अगर आप अपना कंपनी चेंज करते हैं और इस इंटरमीडिएट पीरियड में कुछ होता है तो आपको वहाँ पे हेल्थ कवर नहीं रहता है, तो इसलिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस इसमें काम आएगा। बट इसमें आपको मैं एक चीज़ से सावधान करना चाहूँगा कि इसमें अपने पेरेंट्स को इंक्लूड ना करें। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ जैसे ही आप अपने पेरेंट्स को इंक्लूड करते हैं तो जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो सबसे बड़े मेंबर जो इस पॉलिसी के अंदर है उसकी एज पे कैलकुलेट होता है। तो जैसे अगर इस पॉलिसी के अंदर आपके पिताजी हैं जो आपकी इस पॉलिसी में आप इनको लेना चाहते हैं और जिनकी उम्र अगर 50 से ऊपर है तो आपकी पॉलिसी का प्रीमियम इमीडिएटली 15 से 16 हज़ार के ऊपर पहुँच जाता है। तो मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा कि आप अपने माता पिता के लिए एक अलग पॉलिसी लें और अपने लिए एक अलग पॉलिसी लें। इसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप अगर ये दोनों पॉलिसी आप एक ही कंपनी से लेते हैं तो आपको वो इंश्योरेंस कंपनी लगभग 5 से 10% का फैमिली डिस्काउंट भी देती है। प्लस आपको ये दोनों पॉलिसी लगभग 15 से 16 हज़ार के अंदर मिल जाएंगी, जिसमें 5-5 लाख का आपको कवर मिलेगा। कोई पॉलिसीज के नाम आप बताना चाहेंगे यहाँ पर अनुज? जी देखिए, मैं इनको ये सजेस्ट करना चाहूँगा जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो देखिए लाइफ लॉन्ग कवरेज मिले, आपको जो एक सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल का नेटवर्क मिले, और आपको जो आपके जो आगे आने वाले बेनिफिट्स हैं, मतलब जो डिसीजन सबसे ज़्यादा कवर हो, तो उसके हिसाब से मैं देखूँ तो इनमें जो 3 नई इंश्योरेंस कंपनीज आई हैं, रेलीगेयर का जो रेलीगेयर का प्रोडक्ट है केयर, L&T जनरल इंश्योरेंस का मेडिश्योर प्राइम या क्लासिक, और अपोलो का ऑप्टिमा रिस्टोर, ये तीनों काफ़ी अच्छे प्लान हैं आपके लिए और आपके माता पिता के लिए। आप इनमें से कोई भी एक प्लान ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको सलाह यही दी जा रही है सत्यप्रिया कि अपने लिए अलग से पॉलिसी लें और अपने पेरेंट्स के लिए अलग से हेल्थ पॉलिसीज लें। क्या आपका और कोई सवाल है? मैम, 1 ईयर और 2 ईयर मेरा मैरिज होने वाला है, तो फिर वाइफ के लिए फिर क्या अलग एक पॉलिसी लेना पड़ेगा?
आप अपना सवाल हमें वापस से उस वक्त भेजिएगा, हम आपका सवाल यहाँ पर फिर से हमारे एक्सपर्ट को पूछेंगे। फिलहाल थोड़ी समय की कमी है, इसीलिए इन सवालों के जवाब हमने आपको दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे दर्शक की ओर। यहाँ पर नई दिल्ली से बॉबी सैनी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार कविता जी। हाँ जी। मैंने अभी रिसेंटली भारतीय एक्सा का ई प्रोटेक्ट का टर्म प्लान लिया है 65 लाख का। मेरी उम्र 39 वर्ष है और इसका मैंने टेन्योर लिया है 30 इयर्स का। क्योंकि ये ऑनलाइन प्लान है, ये मैं एक जो एजेंसी है उनके थ्रू ले रहा था जो अलग अलग कंपनीज के प्लान बेचती हैं ऑनलाइन। तो उनके एग्जीक्यूटिव द्वारा मेरे को गाइड किया गया कि मेरे पास ऑलरेडी पहले से एक यूलिप प्लान है भारतीय एक्सा का एस्पायर लाइफ। जब इंश्योरेंस हिस्ट्री देने की फॉर्म में जानकारी देनी थी, वहां मेरे को एग्जीक्यूटिव द्वारा गाइड किया गया कि आपको ये जानकारी नहीं देनी है क्योंकि ये आपका टर्म प्लान ना होके एक यूलिप प्लान है। तो मैंने उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली मैंने उसमें जानकारी नहीं दी और मैंने अपना कंपनी को फॉर्म भर दिया और मेरे को पॉलिसी जो है जारी कर दी गई। लेकिन कुछ दिन बाद जब मैंने भारतीय एक्सा के नई दिल्ली कार्यालय में जाके पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपको जानकारी देना जरूरी था, ये नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। आज का पोजीशन ये है मैम कि मेरे को पॉलिसी बॉन्ड इशू हो चुका है और मैं ये कंपनी को ईमेल द्वारा 1-2 बार बता चुका हूँ कि मेरे पास भारतीय एक्सा का ही यूलिप प्लान भी है। लेकिन मेरे को जो पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त हुआ है उसमें इंश्योरेंस हिस्ट्री में कुछ भी नहीं दिखाया गया है इसके बारे में। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे को गाइड कीजिए। जरूर आपके सवाल का जवाब हम अनुज से लेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। योर मनी में सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं पॉलिसीबाजार.com के अनुज भागिया। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बॉबी सैनी का सवाल लिया था। तो अनुज, आपको क्या लगता है, क्लियरली मिस सेलिंग का केस है? इन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, एक एजेंसी जो प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके जरिए इन्होंने एक ऑनलाइन पॉलिसी ली है। तो यहाँ पर इन्होंने सही सही डिटेल्स अपनी नहीं दी थी शुरुआत में, जिसकी वजह से बाद में जब ये कंपनी के पास गए तो कंपनी ने कहा कि आपने अपनी डिटेल्स दी नहीं है सही। तो आपको क्या लगता है, आप क्या करना चाहिए? कविता देखिए, पहले तो मैं बॉबी जी को कहूँगा कि इन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा कदम उठाया कि इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को जाके सामने से बोला है कि वो एक इंश्योरेंस प्लान उन्होंने ले रखा है अपनी ही तरफ से, उन्हीं की तरफ से, और वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने उनको मना करा है डिक्लेयर करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा कदम है, उन्होंने बताया है। तो ये केस ऑफ मिससेलिंग बन सकता है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। अब इसमें क्या है, इनको डरना इसलिए नहीं चाहिए बिकॉज इनकी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है भी भारतीय एक्सा से है। अब इंश्योरेंस कंपनीज के सिस्टम्स आज की डेट में इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि भारतीय एक्सा का सिस्टम देखेगा कि बॉबी के नाम से अगर सेम बॉबी का अगर नाम, एज और नंबर अगर उन्होंने सेम प्रोवाइड करा है तो दोनों पॉलिसीज़ को सेम एक पर्सन के अंदर टैग कर देता है। तो अभी बॉबी को इमीडिएटली ये करना चाहिए कि उनको रिटर्न मेल भेज देनी चाहिए उनके कस्टमर केयर के हेड को और उनके ग्रीवेंस ऑफिसर को, जहाँ पे अपने फैक्ट्स क्लियरली स्टेट कर दें और उनको एक रिक्वेस्ट कर दें कि जो उनकी टर्म पॉलिसी है वो उनकी प्रीवियस यूलिप पॉलिसी दोनों को ही एक के साथ लिंक कर दिया जाए, ताकि उनको अगर कल को कोई क्लेम आता है तो उसमें कोई इमीडिएटली दिक्कत ना हो। तो इनके मेल मेरे ख्याल से आज ही कर देनी चाहिए, तो इनको कोई इशू नहीं आएगा। दूसरी चीज़ इनको जो उन्होंने कही कि उन्होंने वहाँ पे सामने से जब पूछा एजेंट से कि उनको ये भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए, आपको हमेशा हर इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप ले रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, तो उसके अंदर हमेशा आपको हर तरीके की पॉलिसी डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। तो उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा कदम था। बट इमीडिएटली को मैं कहूँगा कि आज के आज ही एक ईमेल भेज दें ये वहाँ के पॉलिसी भारतीय एक्सा के कस्टमर केयर पे और उनके ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को कि उनकी प्रीवियस पॉलिसी के साथ ये दोनों पॉलिसी लिंक कर दी जाएँ। चलिए, और ऐसा करने से उम्मीद करते हैं कि बॉबी जी आपकी जो दुविधा है वो यहाँ पर सुलझ जाए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पर सुमित भाटिया ने हमें ईमेल भेजा है। अनुज, इन्हें अपने पिताजी के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। 54 इयर्स के हैं इनके पिताजी और डायबिटिक है और साथ ही बीपी के भी पेशेंट हैं। इन्होंने अपोलो को कॉन्टैक्ट किया था, अपोलो म्यूनिक को शायद कॉन्टैक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि वो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, बीमारियाँ हैं, वो कवर नहीं करते हैं। साथ ही रेलीगेयर ने जो है इनकी पॉलिसी यहाँ पर रिजेक्ट कर दी है। तो कैसे इनको मिल पाएगी एक पॉलिसी? कविता, मैं इनको कहूँगा कि इनके पास दो उपाय हैं फिलहाल। तो
पहला ये है कि स्टार हेल्थ की एक पॉलिसी है जो जिसका नाम है डायबिटीज़ सेव, जो कि स्पेसिफिकली डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए ही बनी है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन एक नॉर्मल हेल्थ प्लान की तरह उनके लिए काम करती है। बट ये सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जिनको डायबिटीज़ अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है। तो ये जाके अभी अपना केस स्टार हेल्थ के पास प्रेजेंट कर सकते हैं और स्टार हेल्थ ऑन द बेस ऑफ दिस फादर्स एज और उनके हिसाब से कवरेज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उनको बता देंगे कि उनको कवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मुझे एक डाउट ये है कि उन्होंने बताया कि उनके पिताजी को बीपी भी है। अगर उनके पिताजी को बीपी है तो शायद इनको स्टार हेल्थ की पॉलिसी भी ना मिले। तो इनके लिए जो दूसरा रास्ता मैं सजेस्ट करूंगा कि आजकल काफ़ी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके काफ़ी टाई अप्स हैं, ग्रुप इंश्योरेंस टाई अप्स हैं काफ़ी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर से या जनरल इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये अगर उनके अंदर अपना अकाउंट खुलाते हैं जो कि एक नॉमिनल 500 रुपये का होगा, तो उसके बेसिस पे इनके पिताजी को एक ग्रुप का कवरेज ग्रुप हेल्थ के अंदर भी हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक हो जाएगा। तो अगर स्टार हेल्थ वाला रास्ता काम नहीं आता तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जाके किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में वहाँ जाके अकाउंट खुलवाएं और जो उनके सपोर्ट से उनको एक ग्रुप हेल्थ पॉलिसी के अंदर इनके पिताजी को एंट्री मिलती है वो ज़रूर ले लें ताकि उनके पिताजी का कवरेज एटलीस्ट थोड़ा शुरू हो जाए। चलिए यहाँ पर अगला सवाल लेते हैं। अनुज, यहाँ पे शैलेंद्र ने हमें ईमेल भेजा है और इन्हें अपने लिए एक टर्म प्लान चाहिए। बेस्ट टर्म प्लान कौन सा है सबसे पहले जानना चाहते हैं, और दूसरा ये पूछते हैं क्या ये मल्टीपल टर्म प्लान भी ले सकते हैं? शैलेंद्र जी, पहली चीज़ कोई बेस्ट टर्म प्लान नहीं होता है। टर्म प्लान सबसे अच्छा वो होता है जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा हो, वो जो आपको एडिशनल बेनिफिट्स देता हो और वो जो आपकी फैमिली या आपके प्रियजनों के लिए काम है जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो इस चीज़ की। मल्टीपल टर्म प्लान आप बिल्कुल ले सकते हैं। आप अगर आपको लेने हो आपको 1 करोड़ का कवर लेना है तो आप 50-50 लाख के 2 प्लान ले सकते हैं, 25 के 4 प्लान ले सकते हैं। बट इसके अंदर दुविधा ये आपको यही होगी कि जब आपके क्लेम का टाइम आएगा तो आपके परिजनों को ये चारों या दोनों पॉलिसी को ढूंढना पड़ेगा पहले और फिर अलग अलग कंपनीज जाके देना पड़ेगा। प्लस आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है करेंटली कि आपको मल्टीपल रिन्यूअल प्रीमियम डेट्स याद रखनी पड़ेंगी। तो मेरे हिसाब से अगर मैं एक ही प्लान लूँ, बड़ा अमाउंट का लूँ, ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि मेरी इंश्योरेंस कंपनी जो एक इंश्योरेंस कंपनी मेरा एक बड़ा प्लान कवर करेगी, मेरे सारे मेडिकल एग्जामिनेशन एक ही बार में कवर करेगी और मेरा सब कुछ एक ही बारी में खत्म हो जाएगा। मुझे मल्टीपल प्लान्स का वहाँ पे झंझट नहीं रखना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल, इसी के साथ अनुज बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।